Hello friends, this is Sar Gupta and welcome to the Percham classes. Percham classes have brought for you a polity test series और ये जो टेस्ट सीरीज है बाइबल कहे जाने वाली बुक लक्ष्मीकांत पे बेस्ड होगा। और अगर आप किसी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट यूपीएससी और बीट स्टेट पीसीएस, सो ये पॉलिटी टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। सो आज हम चैप्टर 1 दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बेस्ड 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। So before starting with questions, an aspirants should keep 5 points in their mind. पहला, a peaceful mind always gives fruitful results. So जब कभी हम questions को देखें तो हमारा mind हमेशा peaceful रहना चाहिए, क्योंकि एक peaceful mind ही fruitful results तक हमें ले जाएगा। Second, don't be in hurry. हमें कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, रश में नहीं रहना चाहिए। आराम से क्वेश्चंस को देखना चाहिए और सही आंसर तक पहुंचना चाहिए। थर्ड, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस। एट टाइम्स होता क्या है कि हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और गलत आंसर कंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक बार पढ़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिस कर दें या फिर हम क्वेश्चन को सही तरीके से समझ ही ना पाए और एक गलत आंसर टिक कर लें। सो इसलिए हमें क्वेश्चन को हमेशा कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। फोर्थ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर इंस्टिंक्ट। हमें अपने इंस्टिंक्ट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंस्टिंक्ट तभी आता है जब हमने उस चीज के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ लेते हैं, बट वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते कि उन्होंने कितना एब्जॉर्व किया उस बुक को। सो इस कारण प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात हो रही है और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला, इट एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट दिल्ली, यानी कि उसने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी दिल्ली में। सेकंड, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसने एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी थी इंडिया में। थर्ड, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Which of the statements given above are correct? 4 ऑप्शंस है। पहला 1 and 2 only, B 2 only, ऑप्शन C 1 and 3 only, ऑप्शन D all of the above. So मैं आपको 5 सेकेंड्स का पॉज देता हूं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप वीडियो को रोक के सही आंसर डिसाइड कर सकते हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। अब समझते हैं कैसे। सो बात हो रही थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। सो इसने एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, बट वो दिल्ली में नहीं, कहां की थी? कलकत्ता में। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी थी, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा कैसे? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने किया क्या था कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे की, उनको देनी स्टार्ट कर दी थी। किससे? गवर्नर ऑफ बंगाल को। और इस तरीके से जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है और उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट नहीं किया था, बल्कि इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट किया था। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। एंड इट्स वर्थ टू नोट, और आपको अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले देखो 3 मेजर प्रोविंसेस थे, एक कौन सा था? बॉम्बे, दूसरा मद्रास, तीसरा बंगाल। सो हर एक जगह के गवर्नर्स होते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया और जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी मद्रास और बॉम्बे की गवर्नर की, उनको स्टार्ट की गई किसे देना? गवर्नर ऑफ बंगाल को। सो गवर्नर ऑफ बंगाल को फिर कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या किया कि सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स जो गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे की थी उसे किसे दे दी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाने लगा? वाइसरॉय। सो समझ आया? अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ देम आर मैच्ड करेक्टली। सो ये 4 पेयर्स दिए हैं, इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं ये आपको बताना है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के सामने लिखा है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सेकंड, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसके सामने लिखा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। थर्ड,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसके सामने लिखा है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड इसके सामने लिखा है फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मींस केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। सो विच ऑफ देम आर मैच करेक्टली, कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली। कैसे? पहला स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और इसके सामने लिखा है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, ना कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसके सामने लिखा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये भी गलत है क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम को मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, ना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसके सामने लिखा है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इस एक्ट को क्यों कहा जाता था एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ये दिखाना चाहते थे कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया और अब जो डायरेक्ट कंट्रोल है इंडिया का वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अज्यूम कर लिया है और अब जो है भारत में एक अच्छी सरकार आएगी। सो तीसरा स्टेटमेंट सही है, बट इन रियलिटी गुड गवर्नमेंट नहीं आई और ग्राउंड जीरो में लोगों की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए थे, केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ने। फोर्थ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ये भी सही है क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने किया क्या था कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे की, वो सारी की सारी किसे दे दी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और उसका डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2006 में पूछा जा चुका है। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो चार्टर अधिनियम था 1853 का, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एबॉलिश किया था। सेकंड, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly. Which of the statements given above are correct? कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। कैसे? सो पहला स्टेटमेंट क्या था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने एबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को इंडियन ट्रेड में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इंडियन ट्रेड पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसे तो चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ही एबॉलिश कर दिया गया था। सो ये तो 1853 बोल रहा है, तो गलत है। सेकंड, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एबॉलिश किया था और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डायरेक्टली अज्यूम किया था। ये भी बिल्कुल सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 ओनली। एंड इट्स वर्थ टू नोट कि जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडियन ट्रेड में खत्म की थी, बट स्टिल चाइना और टी पे, मतलब चाय पे, उसको कंटिन्यू रखा गया था। लेकिन लेटर ऑन 20 साल बाद यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने जो चाइना और टी पे मोनोपोली थी उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करने की जरूरत है। फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। सेकंड, पिट्स इंडिया एक्ट। थर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फोर्थ, भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबव इवेंट्स। सो 4 घटनाएं दी हुई हैं, इनका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है, मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये आपको डिसाइड करना है। ऑप्शन ए 1243, ऑप्शन बी 2413, ऑप्शन सी 4123, ऑप्शन डी 2143। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2413। क्यों? क्योंकि जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स था वो होता है 1909 में, जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है वो आता है 1784 में, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है वो आता है 1919 में, और जो एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आता है 1858 में। सो करेक्ट सीक्वेंस होगा 2 4 1 3। एंड अब बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये डेट को कैसे याद रखें। सो ये जो डेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे अगर आपको इन रिफॉर्म्स की बैकग्राउंड नॉलेज है कि जैसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में क्या हुआ। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अगर बात करें मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स की, सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है एक सेपरेट कॉमन इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई थी।
फिर मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो इसमें एक पहली बार आई वुड से कि डायरकी इंट्रोड्यूस की गई एंड सेवरल अदर थिंग्स। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो, आपको बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए कि इस एक्ट में, इस रिफॉर्म में क्या हुआ था, तो आपको ऑटोमेटिकली ईयर्स याद रह जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, which one of the following is not a feature of Government of India Act of 1935? So जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसका क्या एक फीचर नहीं है? चार ऑप्शन है, डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस, सेकंड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि एक द्विसदनीय विधायिका, थर्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता, डी एन ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि एक अखिल भारतीय संघ। क्या एक फीचर नहीं था, ये आपको बताना है ना? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था उसने बाइकैमरल लेजिस्लेचर प्रोवाइड किया था, बिल्कुल सही है, उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी, बिल्कुल सही है, और उसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की भी बात की थी। लेकिन ये बात नोट करने की है कि ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने कभी इस फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। और पहले स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने डायरकी केवल और केवल सेंटर में इंट्रोड्यूस की थी और प्रोविंशियल लेवल पे तो ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी थी, तो वहां डायरकी की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सो पहला हमारा गलत है और हमारा आंसर पहला हो जाता है फिर। एंड इट्स वर्थ टू नोट कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, उसने पहले प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन जब 1927 में साइमन कमीशन आया उसने ये रिकमेंड किया कि हमें करना क्या चाहिए, यानी कि ब्रिटिशर्स को करना क्या चाहिए कि प्रोविंशियल लेवल से डायरकी को हटा देना चाहिए और डायरकी को सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया तो प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी हटा दी गई और सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दी गई। सो इस तरीके से आपको चीजों को लिंक करना है और ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज याद रह जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू साइमन कमीशन, यानी कि जो साइमन कमीशन था उसके रिगार्ड्स में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें हमें देखना है। पहला, इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 6 ब्रिटिशर्स एंड 1 इंडियन, यानी कि वो एक वैधानिक निकाय था जिसमें 6 ब्रिटिशर्स थे और एक भारतीय था। सेकंड, इट रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। थर्ड, इट रिकमेंडेड कंटिन्यूएशन ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट, यानी कि जो सांप्रदायिक मतदाताओं वाला सिस्टम था उसको कंटिन्यू करने की बात साइमन कमीशन ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है, ये नोट करने वाली बात है। यहाँ बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन विथ नो डाउट एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो एक वैधानिक निकाय थी, बट उसमें एक भी इंडियन नहीं था। यहाँ क्या लिखा है कि उसमें एक इंडियन था, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश बॉडी। इसी कारण तो लोगों ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था, इसी कारण तो लोगों ने साइमन गॉबैक के नारे लगाए थे। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक फेडरेशन बनाना चाहिए ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट का, बट ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इस फेडरेशन को कभी सपोर्ट ही नहीं किया। सो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि रिकमेंड तो किया था, भले ही ना बन पाया हो लेकिन रिकमेंड तो साइमन कमीशन कर दिया ने किया था। थर्ड भी सही है क्योंकि इसने कंटिन्यू किया था कॉमनल इलेक्टोरेट को। ठीक है, एंड एक चीज ये कि साइमन कमीशन को हमने देखा कि स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने बोला कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके बारे में, जिसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली यानी किसी ना किसी कानून में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो साइमन कमीशन के बारे में या फिर ऐसी कोई कमीशन बनेगी, ये चीज कहाँ लिखी थी? ये चीज लिखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्लियरली लिखा था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाई जाएगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के वर्किंग को देखेगी। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल प्रेशर 2 साल पहले ही यानी कि 1927 में ही साइमन कमीशन को भेज दिया गया। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा खत्म होता है सिक्स्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। सो सेवेंथ क्वेश्चन है,
Which of the following are principal features of the Government of India Act 1919? So यहाँ बात हो रही है भारत सरकार अधिनियम 1919 की। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीलिम्स 2012 में पूछा जा चुका है। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, यानी कि प्रांतों में प्रांतों की जो कार्यकारी सरकार थी उसमें द्वैध शासन की शुरुआत की गई। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। थर्ड, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, यानी केंद्र द्वारा प्रांतों को जो विधायी अधिकार था वो सौंपा गया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? सो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला 1 and 2, सेकेंड 1 and 3, ऑप्शन सी 1 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 and 3। क्यों? यहां बात हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। सो ये बात बिल्कुल सही है कि उसने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंशियल लेवल पे। इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया था, और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो सेंट्रल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। बट ये डायरकी होती क्या? डायरकी होती ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने किया क्या था कि जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स थे उसको सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे डिवाइड कर दिया था, और जो प्रोविंशियल लेवल पे सब्जेक्ट्स थे उनको फर्दर डिवाइड किया था 2 लेवल पे, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक रिजर्व सब्जेक्ट्स। सो जो भी रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर कोई लॉ अगर सरकार बनाती थी तो उसके लिए वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, उसके लिए वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। लेकिन जो सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाली लिस्ट में रखे गए थे उसमें अगर कोई लॉ सरकार बना रही होती थी तो उस लॉ के लिए वो लेजिस्लेचर को, वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होती थी। सो ये जो पूरा apparatus था इसी को बोलते थे डायरकी। सो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कंटिन्यू किया था कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स को, बट इंट्रोडक्शन की जहां तक बात है तो वो चीज की थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ने, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने। थर्ड, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये भी बिल्कुल सही है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, और डायरकी क्या होती है ये हमने डिस्कस कर चुका है। सेवेंथ, पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ए लॉर्ड डलहौसी, बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी वॉरेन हास्टिंग। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। इनफैक्ट ये चीज भी आपको याद रखने की जरूरत है कि लॉर्ड कैनिंग ही इंडिया के पहले वाइसरॉय थे, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो हुआ था। इनफैक्ट यूपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसके वाइसरॉयलिटी में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ठीक है। और पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज फिर किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा। नाइन्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू इंडियन काउंसिल एक्ट। सो इंडियन काउंसिल एक्ट्स 3 आए थे, भारतीय परिषद अधिनियम 3 आए थे, उनके रिगार्ड्स में कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो आपको देखना है। पहला, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। सेकंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 provided for association of Indians with the Executive Council of the Viceroy and Governor. Third, Indian Council Act of 1909 introduced a system of communal representation यानी कि सांप्रदायिक मतदाताओं for Muslims. Which of the following statements are not correct? कौन सा statement correct नहीं है? Option A 1 only, Option B 2 only, Option C 1 and 3 only, Option D 3 only. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। यहां पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि ये जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस वाला जो सिस्टम है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने ही स्टार्ट किया था। इनफैक्ट इस काउंसिल एक्ट के तहत ही 1862 में जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था वाइसरॉयस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वो 3 इंडियंस कौन थे? पहला सर दिनकर राव, सेकंड महाराजा ऑफ पटियाला, और थर्ड राजा ऑफ बनारस। सो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट वो हमारा गलत है, क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ने इंडियंस को एसोसिएट नहीं किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में।
इंडियंस को एसोसिएट किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। सो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। और पहला इंडियन जिसको वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था वो कौन था? एसपी सिन्हा। और एसपी सिन्हा ने ज्वाइन किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एज अ लॉ मेंबर। सो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी, ये बिल्कुल बात सही है। और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को और क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टू ओनली, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट यहाँ गलत है ना। सो 10th क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइडेड फॉर। सो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या प्रोवाइड किया था? पहला, पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का विभाजन एंड क्रिएशन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। सेकंड, इट एबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। थर्ड, it declared India as an independent and sovereign state from 26 January 1950. Fourth, it dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. So इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, it dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. कैसे? कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, उसने इंडिया को पार्टीशन तो किया था, बट it provided for creation of 2 independent dominion and not 3. so यहाँ लिखा था 3. so ऐसे कीवर्ड्स को आपको मिस नहीं करना है, सही कीवर्ड तक पहुंचना है. so केवल और केवल 3 यहाँ लिखा है, इस कारण ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत. सेकंड, इट एबॉलिश डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, ये भी गलत है क्योंकि डायरकी को एबॉलिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने की थी, और अब तो डायरकी की बात ही नहीं हो रही, अब तो बात हो रही इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की. सो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है. थर्ड, it declared India as an independent and sovereign state, ये बात बिल्कुल सही है, but from 15th of August 1947 and not from 26 January 1950. 11th question, consider the following statements about Charter Act of 1813. so जो चार्टर अधिनियम था 1813 का, उसके रिगार्ड में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है. सेकंड, सो स्टेटमेंट क्या है? इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. मतलब इसने जो चाय का व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार को छोड़कर भारत में ईआईसी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया. सेकंड, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. थर्ड, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. So, which of the following statements above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 and 2 only. क्यों? क्योंकि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, ये बात बिल्कुल सही है कि उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में वो खत्म की, बट टी और चाइना में उसको कंटिन्यू रखी. बट लेटर ऑन जो टी और चाइना में भी जो मोनोपोली थी उसको फिर खत्म कर दिया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने. पहला स्टेटमेंट सही है. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसने कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता यानी कि जो सॉवरेनिटी थी उसका दावा किया था. बट थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ठीक है, और ये रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग जो कि टी चाय पी रहे हैं. ओके, सो 12th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरबीआई. तो अब हम बात कर रहे हैं आरबीआई के, अपने सेंट्रल बैंक की. सो पहले स्टेटमेंट क्या है? आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. आरबीआई की स्थापना यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उससे हुई थी. सेकंड, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ए ओनली, दूसरा 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो सही है, आरबीआई को भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, लेकिन आरबीआई को हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन पे नहीं बल्कि यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश किया गया था. और जहां तक बात है इस हंटर कमीशन की, वो तो जालियनवाला बाग मैसेकर के बाद बनाई गई थी, ये इंक्वायर करने के लिए कि जनरल डायर सही था कि नहीं, है ना. 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो वाज नॉट होल्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब बात कर रहे हैं हम अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की. सो कौन सा पोर्टफोलियो उन्होंने होल्ड नहीं किया था? पहला, गृह मंत्रालय. सेकंड, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय. थर्ड, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय.
डी स्टेट्स मिनिस्ट्री यानी कि राज्य मंत्रालय। सो इसका सही आंसर है एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, क्योंकि इसे किसने होल्ड किया था? इसे होल्ड किया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और बाकी तीनों जो मिनिस्ट्री हैं, बीट होम मिनिस्ट्री, बीट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, बीट स्टेट्स मिनिस्ट्री, वो सब होल्ड की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 14th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। सो ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक साइड लिखा है वॉरेन हास्टिंग, दूसरी साइड एक साइड वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, सी राजा गोपालाचारी, और दूसरी साइड हमारे पास है फर्स्ट वाइसरॉय, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो सही पेयर क्या है वो आपको डिसाइड करना है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास और आपको मैं 10 सेकेंड देता हूं इसके लिए, या आप डिसाइड कर लो सही पेयर कौन सा है। सो टाइम एंड्स, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे? क्योंकि जो वॉरेन हास्टिंग था वो क्या था? वो था अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सो 1 का डी हो गया। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय था, सो 2 का ए हो गया। विलियम बेंटिक कौन था? विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, सो 3 का सी हो गया। और सी राजा गोपालाचारी कौन थे? वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, सो अपना 4 का बी हो गया। और ये भी चीज नोट करने वाली बात है कि वाइसरॉय वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। सो 14th क्वेश्चन हो गया। 15th क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स between the center and the states in the Indian constitution is based on the act provided in the, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया है वो किस अधिनियम पर आधारित है? ए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 यानी कि जो मॉर्ले मिंटो सुधार हुए थे उस पे, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, एंड डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सो इसका सही आंसर क्या है वो मैं आपको नहीं बताने वाला, वो आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है, ठीक है। सो इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे 15 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 14 आपसे कितने बने, आपका स्कोर कितना रहा वो हमें कमेंट करके प्लीज बताइए। एंड जो 15th क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, बट अगर आपसे आंसर बनता है सो डू कमेंट इट। एंड अगर आप वीडियो के रिगार्ड्स में इंस्टेंट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी sagar.pvt11 को फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्लास 02 होगी हमारी उसमें चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 पे बेस्ड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। सो डू प्रिपेयर दीज 2 chapters and let's meet in next class. Thank you.